हेलो एवरीवन, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल द वॉइस इंस्टीट्यूट में। जैसा कि संस्कृत की आपकी सीरीज़ चल रही है, उसी का अगला वाला भाग जो है आपका दूसरा पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी क्रम में आपका प्रश्न नंबर जो है आपका 31 जो है वो आपका है स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं। तो पहला ऑप्शन है 2 है, बी है 5 है, सी है 4 है, या डी ऑप्शन होगा 3। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 5 वर्ग होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका ग व्यंजन है। तो गा कैसा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, या फिर संयुक्त व्यंजन है? तो इसका आपका आंसर जो है वो आपका सी सही हो जाएगा, यानी स्पर्श व्यंजन है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर आपका है 33। अंतस्थ व्यंजन या अंतस्थ वर्ड कौन कौन से हैं? तो इनमें से ऑप्शन पहला है श श श ह, या बी है य र ल व, या सी है छत्र ज्ञ, या ग ख ग घ। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो आपका बी सही हो जाएगा, यानी य र ल व वो कैसे व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है आपका ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन श श स ह होते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 35 है 35 कि कौन से स्वर ह्रस्व नहीं होते हैं? तो ऑप्शन पहला है आपका ई उ री री, और बी ऑप्शन है री री री, और सी ऑप्शन है आपका ए ओ आई ओ, या फिर डी ऑप्शन है अंग आहा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो आपका सी सही हो जाएगा, ए ओ आई ओ। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 36 जो है वो आपका प्रश्न है कौन सा स्वर नहीं है? इनमें से भाई स्वर वर्ड कौन सा नहीं है? तो ला जो वर्ड है वो स्वर नहीं है, वो कैसा है? व्यंजन है। अगला प्रश्न है छा किन से मिलकर बना है? तो जो छा है का और शाह से मिलकर बना, यानी ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका अंतस्थ वर्ड है, फिर से आ गया आपका अंतस्थ वर्ड। इनमें से कौन कौन से अंतस्थ वर्ड हैं? ठीक है। चलिए एक मिनट। अंतस्थ वर्ड कौन कौन से? इनमें से एयर अलावा यानी एड, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन है। प्रश्न नंबर 39 है निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? तो आपका ऑप्शन ए है खा, बी है ग्या, सी है झा, और डी है भा। तो इनमें से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ग्या जो है वो आपका कैसा है? संयुक्त व्यंजन है। और प्रश्न नंबर आपका 40 है कौन स्वर ह्रस्व नहीं होता है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ओ जो है वो ह्रस्व नहीं होता है। प्रश्न नंबर 41 है आपका संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो संस्कृत में अयोगवाह हैं वो आपके कितने होते हैं? 4 वर्ड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जीवामूल्य होता है, उपदमानीय होता है, विसर्ग होता है, और एक आपका कौन सा होता है? अनुस्वार। ये 4 वर्ड संस्कृत में क्या होते हैं? आपके अयोगवाह होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 42 है संस्कृत व्याकरण के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है? यानी संस्कृत में स्वर वर्ड कितने होते हैं? तो यहाँ पे 9। ठीक है। ये आपका आंसर बी सही हो जाएगा। संस्कृत में आपके 9 होते हैं और हिंदी में आपके कितने होते हैं? 11 होते हैं। प्रश्न नंबर अगला है ऊष्म वर्ड नहीं है। इनमें से कौन सा ऊष्म वर्ड नहीं है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी वर्ड है वो कैसा है? अंतस्थ व्यंजन है। प्रश्न नंबर आपका 44 है स्पर्श व्यंजन नहीं है। इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है? का, प या ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। क्यों? क्योंकि सी जो है वो आपका क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। बाद बाकी जो आपके का से लेकर के मा तक जितने भी व्यंजन हैं वो आपके सभी क्या होते हैं? आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है का वर्ड का वर्ग के वर्ड कहे जाते हैं। तो का वर्ग के वर्ड क्या कहे जाते हैं? आपके अभी मैंने बताया था स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न आपका है व्यंजनों में आपके देखेंगे। पहला प्रश्न है आपका वे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते हैं, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता, क्या कहलाएंगे? तो आप भी जानते हो वो क्या कहलाएंगे? आपके व्यंजन कहलाते हैं। जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की जरूरत पड़ती है उन्हें कहते हैं व्यंजन। प्रश्न अगला है आपका कि संस्कृत व्याकरण शास्त्र में जो शुद्ध व्यंजन वर्ड होंगे उन्हें किसके साथ लिखा जाता है? उपदमानीय के साथ, जीवामूल्य के साथ, हलंत के साथ, या स्वरों के साथ? तो आप भी जानते हो किसके साथ लिखा जाता है। अगर हलंत लगा है किसी भी वर्ड के नीचे तो वहां पर वो वर्ड कैसा है? व्यंजन जो आपका है वो शुद्ध व्यंजन है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम अर्धमात्रिक वर्ड कौन से होते हैं? तो अर्धमात्रिक वर्ड कहे जाते हैं आपके व्यंजन। ठीक है। आधी मात्राएं होती हैं, क्योंकि जब आपका स्वर लगेगा तो आपकी वहां पे पूरी मात्रा हो जाएगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। त्रिमात्र वस्तु प्लुतो योग्य चार्धमात्रिकम रिक्त स्थाना की पूर्ति करो। यानी चार्धमात्रिक 4 मात्राएं किसमें लगती हैं? तो आपकी लगती हैं व्यंजनम में। ठीक है। यानी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 5वां है कि सभी व्यंजन वर्ड किस प्रत्याहार में समाहित हैं?
होते हैं। तो किस प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं? हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन आ जाते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है व्यंजनों का अपर नाम। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि स्वरों का अपर नाम क्या होता है, इसी प्रकार यहाँ पे आपका पूछ दिया गया है कि व्यंजनों का अपर नाम क्या है, यानी दूसरा नाम क्या है। हस है, हल है, अच है या अल है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, हल, इसीलिए तो इन्हें हल प्रत्याहार के अंतर्गत भी गिना जाता है। प्रश्न नंबर आपका 7 है कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होते हैं, 14 होते हैं, 9 होते हैं या 11 होते हैं। तो व्यंजन कितने होते हैं आपके? 33 होते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और स्वर कितने होते हैं? तो स्वर आपके संस्कृत में 9 स्वर होते हैं। अगला प्रश्न है कितने माहेश्वर सूत्रों में व्यंजन वर्ड गिने गए हैं? तो कितने में गिने? 14 में गिने गए हैं, 4 में गिने गए हैं, 10 में गिने गए हैं या फिर 5 में गिने गए। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं जिसमें 1 से लेकर 4 तक तो आपके स्वर आ जाते हैं और बचे जो आपके 10 हैं वो इसमें क्या आ जाते हैं? आपके व्यंजन आ जाते हैं। अगला बढ़ते हैं हैवर्ट के हल तक के सूत्रों में गिने गए हैं। हैवर्ट के सूत्रों में क्या गिने गए हैं? व्यंजन गिने गए हैं, स्वर गिने गए, अयोगवाह गिने गए या फिर सभी वर्ड गिने गए। तो क्या गिने गए हैं? आपके व्यंजन गिने गए। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 10 है आपका व्यंजन वर्णों का प्रमुख रूप से विभाजन कितने प्रकार से हुआ, यानी व्यंजनों को मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? तो व्यंजन के आपके यहाँ पे 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होते हैं और आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये आपके 3 मुख्य प्रकार हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर आपका 11 है व्यंजनों का भेद नहीं है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या ह्रस्व व्यंजन। तो आप भी जानते हो स्पर्श व्यंजन भी होते हैं, अंतस्थ भी होते हैं और ऊष्म व्यंजन भी होते हैं, लेकिन आपके ह्रस्व व्यंजन नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है आपका स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म के अतिरिक्त भी व्यंजन के भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व व्यंजन होता है? नहीं होता है। दीर्घ व्यंजन होता है? नहीं होता है। संयुक्त व्यंजन होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। संयुक्त व्यंजन आपके होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर आपका 13 है कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों कंठ, तालु, मूर्धा आदि का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो मैंने बताया है कि जीभ जो है हमारी जब उच्चारण करते हैं वर्ण मुंह के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है तो उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 14 है कि स्पर्श व्यंजनों की कितनी संख्या मानी गई है? तो स्पर्श व्यंजन टोटल कितने होते हैं? 20 होते हैं, 22 होते हैं, 25 होते हैं या 30 होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा, यानी 25 होते हैं। यानी 5 वर्ग होते हैं और 5 वर्गों में 5-5 वर्ड होते हैं। इसका मतलब वहाँ पे व्यंजन कितने होंगे? कुल 25 व्यंजन होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 15 है कि का दयो माँ अवसाना रिक्त स्थान की पूर्ति। का दयो यानी का आदि में हो, माँ अवसाना और माँ बाद में हो, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे आपका हो जाएगा स्पर्शः। यानी ये सूत्र जो है का दयो माँ अवसाना वो किसका है? स्पर्श व्यंजनों का है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16 का से लेकर माँ तक के वर्ड कहे जाते हैं। देखो अभी मैंने बताया है, तो का से लेकर के माँ तक जितने भी आपके वर्ड आते हैं, व्यंजन आते हैं, वो व्यंजन क्या कहलाएंगे? आपके स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 17 है कि जो वर्ड कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि स्थानों को स्पर्श करने के बाद उच्चरित होते हैं इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया, इससे पहले यही क्वेश्चन आया था, तो उन्हें क्या कहेंगे? स्पर्श वर्ड कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 18 है और 18 प्रश्न में है आपका अंतस्थ वर्ड किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिने जाते हैं? तो अंतस्थ वर्ड जो होते हैं यार अलावा ये आपके एड़ प्रत्याहार के अंतर्गत गिने जाते हैं, यानी आपका वी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसा कि फिर से आपका प्रश्न नंबर 19 है खाली स्थान है अंतस्थ रिक्त स्थान की पूर्ति करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, यड़ा अंतस्थ। ठीक है, प्रश्न नंबर हम आगे देखते हैं आपका 20। प्रश्न नंबर 20 है और 20 में क्या अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा, यानी अंतस्थ व्यंजनों की संख्या आपकी 4 होती है। प्रश्न नंबर आपका 21 है अंतस्थ व्यंजन वर्ड कौन कौन से होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन वर्ड आपके कौन कौन से होते हैं? अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, य, व, र, ल। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते। चलिए प्रश्न आगे देखते हैं। खाली स्थान है और उसमें लिखा है सल ऊष्माणा ऊष्माणा रिक्त की पूर्ति करो, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो यहाँ पे खाली जगह की जगह क्या आ जाएगा? आपका शल आएगा, यड़ आएगा,
प्लुतः आएगा कि दीर्घ आएगा, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही है, तो शल ऊष्माण। ठीक है, ऊष्म व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो ऊष्म वर्ण व्यंजनों की संख्या आपकी कितनी होती है, 2 होती है, 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 4। श श श और हा यानी 4 वर्ण होते हैं। ऊष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो ऊष्म वर्ण जो होते हैं आपके सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 25 है, और प्रश्न नंबर 25 कहता है कि श स स हा इन व्यंजन वर्णों की परिगणना होती है किसके अंतर्गत, ऊष्म व्यंजन में, अंतस्थ व्यंजन में, अयोगवाह में, संयुक्त व्यंजन, तो किसमें आते हैं आपके ऊष्म व्यंजन में। ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 26 है, और 26 प्रश्न है, दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, उपयुक्त सभी कहते हैं। तो जो दो वर्णों के योग से जो वर्ण बनता है उन्हें हम कहेंगे संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 27 है, मिश्रित या संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो इनमें से मिश्रित या संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, छा नहीं है, त्रा नहीं है, ज्ञा नहीं है, पा नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पा नहीं है। बाद बाकी छा त्रा ज्ञा ये आपके तीनों ही संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, प्रश्न अगला है आपका प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित सुमेलित नहीं, यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही नहीं है, का श प्लस आ से बना है, या त र आ से बना है, या ज व आ से बना है, या फिर प ड़ अ से बना है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो आप भी देख सकते हो छत्र ज्ञा और पा नहीं होता है संयुक्त व्यंजन, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बाद बाकी आपके सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका है 29, और प्रश्न नंबर 29 में कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग को कहा जाता है, क्या कहते हैं, वर्गाक्षर कहते हैं, वर्गयुक्त कहते हैं, स्पर्श व्यंजन क्या कहते हैं, तो भाई वर्गाक्षर भी कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, स्पर्श व्यंजन के कहते हैं, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 30 है, चु अर्थात चवर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो छ छ झ झ वहाँ आता है, टाठा डाडा ढा आता है, ताथा दादा ना आता है, च प क ट ता आता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, च छ झ झ वहाँ आता है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर आपका 31 है, वर्गीय व्यंजन नहीं है, क वर्ग में का खा गा घा इंग्या, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है च वर्ग में चा छा जा झा वहाँ, ठीक है, ये भी सही है। और सी ऑप्शन है ट वर्ग में टा ठा डा डा, ये भी सही है आपका। और डी ऑप्शन है या वर्ग में, या वर्ग ही नहीं होता है भाई, इसीलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, अयोगवाह कितने होते हैं, अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था, अयोगवाह कितने होते हैं आपके, 4 होते हैं। और 4 कौन कौन से होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना है। ठीक है, कि कौन कौन से अयोगवाह होते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कौन से इनमें सुमेलित नहीं है, अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूल्य, उपदमानीय, ये अयोगवाह होते हैं, पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन है छत्र ज्ञा संयुक्त व्यंजन, ये भी सही है। सी ऑप्शन कु चु टू तु पु उदित, इन्हें उदित कहते हैं, ये भी मैंने बताया है कि कु चु टू तु पु उदितः, ठीक है। यार अलावा अंतस्थ व्यंजन है, ये भी सही है। श श श ऊष्म व्यंजन है आपका, ये भी ऑप्शन सही है। का से मातक स्वर हैं नहीं है, यही आपका ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, का से लेकर मातक आपके क्या हो जाएंगे, स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर आपका 34 है कि संस्कृत वर्णमाला में इन्हें नहीं गिना जाता है, अर्थात इन्हें माहेश्वर सूत्रों में नहीं गिना जाता है अनुस्वारों को, तो उन्हें क्या कहेंगे, अयोगवाह कहेंगे, उपदमानीय कहेंगे, जीवामूल्य क्या कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो अयोगवाह, अयोग इनका जोड़ा नहीं जाता, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, अयोगवाह। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, अंग आहा इत्याच पर किम उच्यते, तो इन्हें क्या कहेंगे, अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूल्य, नासिक स्वर, उपदमानीय क्या कहेंगे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इन्हें कहेंगे अनुस्वार, विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग कहेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 36 देखते हैं, 36 आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनुस्वार और विसर्ग युक्त वर्ण हैं, तो आ है, का खा है, अंग आहा है कि पा है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो आपका सी सही हो जाएगा, यानी अंग आहा अनुस्वार और विसर्ग है। जीवामूल्य वर्ड कितने होते हैं, तो जीवामूल्य जो वर्ड होते हैं वो आपके कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, उपदमानीय वर्ड कितने होते हैं, तो उपदमानीय भी वर्ड आपके 2 होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग जीवामूल्य, यानी कखाभ्याम यानी का और खा से पहले आदि विसर्ग जैसा हो, प्राग अर्ध विसर्ग लिखा हुआ देखिए,
इति ककाभ्याम प्राग अर्ध विसर्गा, यानी आधे विसर्ग जैसा हो उसे क्या कहेंगे, जीवा मूल्य। का और खा से पहले, तो यहाँ पे आपको पहला ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि का और खा से पहले अगर आधे विसर्ग जैसा हो तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे जीवा मूल्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। का खा इति कखाभ्याम प्राग अर्ध से रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, अभी जैसा लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है कि जीवा मूल्य, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन वी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 41 है। क खा के पहले आधे विसर्ग के समान चिन्ह लिखा रहता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, जीवा मूल्य। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। प्रश्न नंबर 42 है। जीवा मूल्य कखाभ्याम वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है, तो जीवा मूल से होता है, ओष्ठ से होता है, दंत से होता है या खंड से होता है, तो यहाँ पे आपका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, जीवा मूल। अगर उच्चारण स्थान पूछे तो जीवा मूल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 43 है। प फा से पहले जो आपके आधे विसर्ग जैसे लगे हैं उसे क्या कहते हैं, ए ऑप्शन उपधमानी है, बी ऑप्शन जीवा मूल्य है, सी ऑप्शन अनुस्वार या डी ऑप्शन विसर्ग। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो आपका ए सही हो जाएगा, यानी पा या फा से पहले अगर आधे विसर्ग जैसा हो तो वहां पे क्या हो जाएगा, उपधमानीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए उपधमानीय प फा वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना है कि ओष्ठ से होता है, खंड से होता है, दंत से होता है या फिर तालु से होता है। ठीक है, सभी लोगों को अपना आंसर जो भी है वो कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है। किस प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन दोनों गिने जाते हैं, तो आपका कौन सा प्रत्याहार हो जाएगा, ऑप्शन ए अल, बी हल, सी अच या डी अड़। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अल प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर भी गिने जाते हैं और आपके व्यंजन भी गिने जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका जो पहला जो टॉपिक है स्वर और व्यंजन, वो आपका यहीं पर आपके कुल प्रश्न जो थे वो मैंने आपको करा दिए। अगले हम वीडियो में मिलेंगे और भी क्वेश्चनों के साथ। ऐसे ही हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, बहुविकल्पी जितने भी क्वेश्चन होंगे प्रत्येक टॉपिक से आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।